हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे आव्यूह का परिवर्त। आव्यूह का परिवर्त को इंग्लिश में ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं, मतलब परिवर्त को ट्रांसपोज कहते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हमने प्रश्नावली 3.2 तक अच्छी तरह से कंप्लीट कर लिया था, हर एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझ लिया था। उसमें मैंने कुछ क्वेश्चन छोड़े थे, तो उम्मीद है आपने उसे कर ही लिया होगा, और नहीं किया तो कमेंट जरूर करें, मैं उसे भी सॉल्व कर दूंगी। हाँ, और एग्जाम्पल ज़रूर बनाइएगा एनसीईआरटी के बुक का, क्योंकि हाँ कभी कभी एग्जाम में ऐसा होता है कि एग्जाम्पल दे देते हैं, बच्चे एग्जाम्पल छोड़े हुए रहते हैं तो वो उसको सॉल्व नहीं कर पाते। तो चलिए इस वीडियो में हम आव्यूह के परिवर्त पर डिस्कशन करेंगे और उसे अच्छी तरह से जानेंगे, समझेंगे, और फिर उसके साथ फ्रेंडली होके दोस्ती करके सारे क्वेश्चन को फटाफट सॉल्व कर लेंगे। तो जानते हैं आव्यूह का परिवर्त। किसी आव्यूह का परिवर्त, आव्यूह का परिवर्त पढ़ रहा है तो वो तो किसी आव्यूह का ही होगा। पंक्तियों को, आव्यूह के पंक्तियों को, पंक्तियों मतलब रो, आव्यूह की पंक्तियों को स्तंभों में परस्पर बदलकर प्राप्त किया जाता है। इसे प्रायः ए डैश या एटी से सूचित किया जाता है। आव्यूह के परिवर्त मतलब आव्यूह के पंक्तियों को स्तंभों में बदल दिया जाता है। आव्यूह के पंक्तियों को स्तंभों में, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में है ए, एक मैट्रिक्स है जिसमें ये एक संख्या है जिसमें हम इसे अगर लिख सकते हैं तो ऐसे लिखेंगे 1/1, मतलब 1 रो एंड 1 कॉलम है, 1 रो और 1 कॉलम है। और इसके परिवर्त निकालने के लिए क्या करते हैं, रो को कॉलम में चेंज कर देते हैं, रो को कॉलम में चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे ए टी या ए डैश से सूचित करते हैं आव्यूह के परिवर्त को, तो रो को कॉलम में चेंज करना है। तो यहाँ परिवर्त इसका निकालने के लिए जे को आगे और आई को पीछे कर दे, मतलब रो को कॉलम में चेंज कर दिए। यहाँ पे आपको शायद समझ में नहीं आ रहा, जैसे एक एग्जाम्पल लेके बताते हैं। एग्जाम्पल में देखिए ए एक मैट्रिक्स है जिसमें हम ले लेते हैं 2 1 0 2। अब हमें इसका परिवर्त निकालना है, ए ट्रांसपोज निकालते हैं। तो इसमें क्या था, पंक्ति को स्तंभों में बदल देते हैं, मतलब ये जो पंक्ति है इसको हम, ये जो ऐसे लेटा हुआ लिखा हुआ है इसको खड़े कर देंगे, तो 2 1। और ये जो ऐसे है दूसरा रो है, दूसरा कॉलम है, दूसरा रो है, दूसरी पंक्ति है, उसको दूसरे कॉलम में लिख देंगे, मतलब पहले रो को पहले कॉलम में और दूसरे रो को दूसरे कॉलम में। इसी को ट्रांसपोज कहते हैं, ए ट्रांसपोज। अब अगर हम इसको देखें तो हमने इसको कैसे किया, अगर हम इसको चाहे तो ऐसे लिख सकते, जो 2 है वो A11 है हमारा, 1 का मान 1 को लिखते A12, A12 ये तो आप जानते हैं, A11 मतलब पहली पंक्ति के पहले कॉलम का अवयव, पहली पंक्ति के दूसरे कॉलम का अवयव A12, और A21 दूसरी पंक्ति के पहले कॉलम का अवयव, और A22 दूसरी पंक्ति के दूसरे कॉलम का अवयव। और जब हमने इसका ट्रांसपोज किया तो हमने क्या कर दिया, पंक्ति को कॉलम में बदल दिया, पंक्ति को स्तंभ में चेंज कर दिया, मतलब पहली पंक्ति की संख्या को पहले कॉलम में लिख दिया और दूसरी पंक्ति की संख्या को दूसरे कॉलम में लिख दिया। तो अगर हम इसको लिखते हैं पहली पंक्ति की संख्या, ये हमारी पहली पंक्ति की संख्या को पहले कॉलम में, जैसे ये आएगा 2 जो है, 2 हमारा मान क्या है, A11 है, A11, और 0 जो है A21 है, 0 क्या है A21, पर 0 को नहीं देखते हैं, A11 है, A11 और A12 ऐसे लिखेंगे इसको। पहले पंक्ति को पहले कॉलम में लिखा और सेकंड पंक्ति को सेकंड कॉलम में लिखेंगे, तो सेकंड पंक्ति है A21 और A22, तो इसको सेकंड कॉलम में लिखा, यही हो जाता है आव्यूह का परिवर्त। अब अगर देखें तो 2 क्या है, 2 A11 का मान है, ठीक है, 1 क्या है, A12 का मान है, ठीक है, 0 क्या है, A21 का मान है। यहाँ पे देख रहे हैं हम 0 A21 का मान है ना, पहले ये जो मैट्रिक्स है इस मैट्रिक्स में 0 कहाँ पे है, दूसरी पंक्ति के पहले कॉलम में, और यहाँ पे करने पे क्या हो गया, पहली पंक्ति के दूसरे कॉलम में आ गया, मतलब आई जे का जो मान होता है वो परिवर्तित होगा, आई जे इक्वल टू ए आई जे एक मैट्रिक्स है, जबकि ए आई जे एक मैट्रिक्स का परिवर्त है। समझ में आया होगा आपको। और ये जो 2 है ये क्या है, दूसरी पंक्ति के दूसरे कॉलम की संख्या, और यहाँ पे भी 2 है, दूसरी पंक्ति के दूसरे कॉलम की संख्या। तो अगर आप चाहें तो इसको सीधे 2/2 को आराम से इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, जैसे मैट्रिक्स आपको दी हुई है 2 3
और 1 कर दी। अब हमें इसका परिवर्त निकालना है, तो ये तो आप जानते हैं पहला मेथड तो ये है कि जो पहला रो है उसको पहले कॉलम में लिख देते हैं 2 1, और जो दूसरा रो है उसको दूसरे कॉलम में लिख देते 3 1। या फिर हम इसको ऐसे भी चेंज कर सकते हैं, सिंपल। जब भी ए ट्रांसपोज बोले निकालने के लिए और 2x2 की मैट्रिक्स हो, तो जो 2 और 1 है ना वो अपने ही स्थान पे रहेगा, मतलब A11 का मान वहीं रहेगा और A22 का मान वहीं रहेगा जहाँ वो है। चेंज किया होगा इंटरचेंज, इन दोनों को इंटरचेंज कर देंगे। 3 आ जाएगा 1 के जगह पे और 1 आ जाएगा 3 के जगह पे। बस यही हो गया हमारा आव्यूह का मैट्रिक्स। समझ गए होंगे, इन दोनों को इंटरचेंज करना है केवल, बस इतना ही था। तो देखिए मैच हो रहा है ना, ये ट्रांसपोज 2 3 1 1। हमने क्या किया इसमें हमने किया 2 और 1 को वहीं रहने दिया जहाँ उसका जगह, मतलब A11 का मान और A22 का मान जो था उसका स्थान हमने चेंज नहीं किया है, पर 1 और 3 इन दोनों का स्थान हमने चेंज किया है एक दूसरे से। और यहाँ पे हमने पहला मेथड से क्या किया था, पहले वाले रो को पहले वाले कॉलम में लिख दिया और सेकेंड वाले रो को सेकेंड वाले कॉलम में लिख दिया, तो हो गया। आशा है आपको ये समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे भी बहुत सारे एग्जाम्पल उसी तरीके से दिए गए हैं। अब आपको तो ये समझ में आ रहा होगा A11 A12 पहली पंक्ति को पहले कॉलम में लिखा तो हो गया A11 A12, दूसरी पंक्ति को दूसरे कॉलम में लिखा तो A21 A22 हो गया। अगर हम चाहे तो देखिए A11 यहाँ पे भी है और A22 यहाँ पे है। जब इसका परिवर्तन हमने किया तो A11 वहीं पे है और A22 वहीं पे, इसलिए इन दोनों का स्थान हमने चेंज नहीं किया, पर A21 और A12 का स्थान चेंज हुआ है, इंटरचेंज हुआ है। A21 चल गया A12 के स्थान पे और A12 आ गया A21 के स्थान पे। समझ में आ गया। यहाँ पे एग्जाम्पल लेके समझाया गया उसी तरीके से, और वही एग्जाम्पल है। आगे बढ़ते हैं अब जब हमने ट्रांसपोज को जान लिया, परिवर्त को समझ लिया, तो उससे रिलेटेड कुछ ना प्रॉपर्टीज़ होते हैं, मतलब कुछ उसके गुण होते हैं, तो जिससे हमें देखना अच्छे से देखेंगे, उसको जानेंगे, तभी तो उसकी के बेस पे आधारित क्वेश्चंस को आराम से सॉल्व कर पाएंगे इजीली। तो देखते हैं पहला प्रॉपर्टीज हमारा क्या है कि ए का ट्रांसपोज, इसको आप डैश से भी सूचित कर सकते हैं और टी से भी सूचित कर सकते हैं। हम टी लिखते हैं यहाँ पे, का ट्रांसपोज इक्वल है ए के। अब ये कैसे है भाई, तो इसको प्रूव करते हैं। अब हम जैसे किसी ए मैट्रिक्स को ले लेते हैं 2 1 और 3 4 हमने ले लिया। अब इसका हम ट्रांसपोज निकालते हैं, ए ट्रांसपोज। तो पहले रो को लिखेंगे पहले कॉलम में और दूसरे रो को लिखेंगे दूसरे कॉलम में, या फिर 2 और 4 जहाँ है उसको वहीं पे लिख दें और 1 और 3 के स्थान को इंटरचेंज कर दो, हो गया ये ट्रांसपोज। अब इसका भी हमें ट्रांसपोज निकालना है, इसका भी ट्रांसपोज निकालना है, मतलब ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। तो इसमें क्या होगा, 2 और 4 को आप सेकंड मेथड से भी निकाल सकते, पर हम उसी में पहले वाले मेथड से ही सॉल्व कर रहे हैं, तो उसे आप इजीली आराम से लिख सकते हैं। पहले रो को पहले कॉलम में लिख देते हैं 2 1 और दूसरे रो को दूसरे कॉलम में फिट कर देते हैं 3 4। तो ये जो हमारा मान आया है, तो हमें दिख रहा है कि ये शायद ए का मान आया 2 2 1 1 3 3 4 4। तो मतलब ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करने पे हमें वही मान आएगा जो ए का मान रहेगा। ई के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करने पे हमें वही मान प्राप्त होगा जो ए का मान होगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इक्वल टू ए। ये थ्योरम तो आपको समझ में आ गया, ये गुण। अब सेकंड क्या कहता है, सेकंड कहता है कि के क्या है, के एक शब्द एक अंक है जो ए के अवयव एक अवयव है, उसके सारे अवयव सारे एलिमेंट से गुना हो जाता है, और उसका ट्रांसपोज करने पे जब हम के को कॉमन ले लेते हैं ना, तो ए का के इंटू ए ट्रांसपोज आता है। इसके कहने का अर्थ, जैसे सेकंड गुण है हमारा के ए ट्रांसपोज के ए। इसे के का मान हम कुछ भी ले सकते हैं, के 1 रख लो 2 रख लो, मतलब कुछ भी रख दो, तो हम 1 ही लेते हैं के का मान।
इनटू लेते हैं, कन्फ्यूजन हो जाएगा नहीं तो। और ए एक मैट्रिक्स ले लेते हैं 2 3 1 4, ठीक है। अब पहले तो हम के ए निकालते हैं, के ए निकालेंगे तो के का मान 2 है तो 2a हो जाएगा, तो 2 क्या हो जाएगा, ए के सारे एलिमेंट्स, ए के सारे अवयव से गुना हो जाएगा। यहाँ पे भी 2 रहेगा, सारे एलिमेंट से गुना कर देंगे तो 2 दूना 4, 2 2 तिया 6 और 4 दूना 8 हो गया ये हमारा के ए का मान। अब हमें इसका ट्रांसपोज निकालना है, के ए डैश। अब इसका ट्रांसपोज निकालने का तरीका तो आपको मालूम है। क्या करते हैं हम, पहले रो को पहले कॉलम में और दूसरे रो को दूसरे कॉलम में लिख दिया हमने। अब ये जो के ए डैश है, के ए डैश है, के को गुना किया गया ए के ट्रांसपोज से, और इसमें हमने के को ए एक अवयव से पहले गुना कर लिया था, उसके बाद हमने उसका ट्रांसपोज निकाला। इसमें हम पहले ए का ट्रांसपोज निकालेंगे, उसके बाद उसको हम के मान से गुना करेंगे। तो ए हमारा ये, तो हमारा ए डैश क्या हो जाएगा, ए ट्रांसपोज। पहले रो को पहले कॉलम में लिखेंगे और दूसरे रो को दूसरे कॉलम में। तो हम RHS अगर लें तो ये LHS हो गया हमारा। RHS अगर हम ले तो k इंटू ए डैश है ना, k का मान हमने 2 लिया है ना, 2, और ए डैश का मान हमारा क्या है 2 1 3 4। इसको गुना करेंगे जब हम, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 4 दूना 8, दोनों का मान इक्वल आया ना, 4 6 4 6 2 8 2 8। अगर ऐसे नहीं समझ में आया तो हम ऐसे कर सकते हैं, जैसे यहाँ से अगर हम 2 कॉमन ही ले लेते हैं, अगर हम यहाँ से 2 कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, 2 3 1 4, और ये जो हमारा मान है 2 3 1 4, ये किसका मान है, ए डैश का मान है, तो 2 ए डैश आ गया, और 2 क्या है, के का मान है, मतलब के ए डैश इक्वल हो गया। RHS LHS इक्वल है, तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि के ए डैश मतलब ए को किसी मान से गुना करने के बाद उसका ट्रांसपोज निकालना, उसके ट्रांसपोज का मान ए के ट्रांसपोज पहले निकालने के बाद उससे उसी अंक को गुना करने का मान दोनों आपस में इक्वल होता है। तो ये थ्योरम में हमारा सिद्ध हो गया। मतलब ये गुण भी आप समझ गए होंगे, आशा है मुझे। और नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें, ताकि मैं आपको इसे और अच्छी तरह से समझा पाऊँ। अब हम आगे के गुण को देखते हैं। आगे का हमारा क्या कहता है, प्रॉपर्टी ए प्लस माइनस बी डैश। ये प्लस माइनस सूचित कर रहा है कि दो अवयव को जोड़ने या घटाने पर उसके ट्रांसपोज का मान उतना ही होगा जितना दोनों अवयव के ट्रांसपोज को आपस में जोड़ने या घटाने पर होगा। इस गुण को भी चेक कर ही लेते हैं कि हाँ क्या ये सही कह रहा है। इसे भरोसा नहीं ना है आज किसी पर भी, थ्योरम पे भी नहीं है, उसको प्रूव करके देख लेते हैं। ए प्लस माइनस बी डैश और ए डैश प्लस माइनस बी डैश, हमारा ये कह रहा है ना। हम दो मैट्रिक्स ले लेते हैं, ए का मान जहाँ 1 2 0 4 और बी का मान ले लेते हैं 5th 1 2 3। और पहले ही हम ए डैश और बी डैश निकाल लेते हैं। तो ए डैश पहले रो को पहले कॉलम में 1 0 और सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में 2 4। तो इस तरह बी डैश को लिख लेते हैं 5 2, पहले रो को पहले कॉलम में, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में। अब LHS लेते हैं। तो LHS में क्या कर रहा है, ए प्लस माइनस, हम प्लस लेके चलते हैं, आप माइनस से खुद चेक करके देखिएगा। ए प्लस बी दोनों मैट्रिक्स को जोड़ने के बाद इसका ट्रांसपोज निकालना है। पहले दोनों मैट्रिक्स को आपस में जोड़ लेते हैं, पहले जोड़ ही लेते हैं, उसके बाद ही निकालेंगे। ए प्लस बी, ए का मान ये तो जोड़ने आता ही है, यहाँ के A11 को यहाँ के A11 के साथ जोड़ेंगे, यहाँ के A12 को यहाँ के A12 के साथ जोड़ेंगे। तो 1 और 5 जुट के 6 हो जाएगा, 0 2 जुट के 2, 2 और 1 जुट के 3, 4 और 3 जुट के 7 जुड़ गया, मान आ गया हमारा। अब हमें क्या करना है, इसका ट्रांसपोज निकालना है। ए प्लस बी का ट्रांसपोज, पहले रो को पहले कॉलम में लिखेंगे और सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में, मतलब पहली पंक्ति को पहले स्तंभ में और सेकेंड पंक्ति को सेकेंड स्तंभ में लिखेंगे। ये हमारा आ गया LHS का मान। अब RHS देखते हैं।
RHS में हमें क्या करा है, ए डैश को बी डैश, मतलब ए के ट्रांसपोज को बी के ट्रांसपोज से जोड़ने और घटाने पर, मतलब अब हम लेते हैं ए डैश प्लस ही कर लेते हैं बी डैश, दोनों के ट्रांसपोज को जोड़ते हैं आपस में। तो ए डैश हमारा क्या है 1 2 0 4 और बी डैश है 5 1 2 3 है। ए डैश के A11 को बी डैश के A1 के साथ जोड़ेंगे, ए डैश के A12 को बी डैश के A12 के साथ जोड़ेंगे। मतलब जोड़ने का तरीका वही है, सामने सामने जोड़ना है सबको। तो जोड़ते हैं 1 5 जुट के 6, 2 1 जुट के 3, 0 2 जुट के 2 और 4 3 जुट के 7 आ गया। तो LHS और RHS इक्वल हो गया। तो इससे ये सिद्ध होता है, ये सिद्ध होता है कि A प्लस बी का ट्रांसपोज इक्वल है A ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज का। और इसका जब आप माइनस भी करेंगे ना तो इक्वल ही आएगा दोनों। आप माइनस खुद से करके देखें तो भी ना मुझे पता चलेगा आप सीख रहे हैं या नहीं। और खुद से आपको अपने आप से सेटिस्फाइड होना कि हाँ क्या आप सही में सीख पा रहे हैं या नहीं सीख पा रहे हैं। ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज दोनों इक्वल है, मतलब ये थ्योरम भी सही है, मतलब ये गुण भी है इसके अंदर, ये प्रॉपर्टीज गुण। और उसी तरह 4 क्या कहता है, ए बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, और बी ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज। रिवर्सिबल लॉ है, मतलब जब ए को बी से गुना करेंगे मैट्रिक्स को और उसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो उसका वो मान आएगा जो बी ट्रांसपोज को ए ट्रांसपोज से गुना करने पे आएगा, और बी ए को आपस में गुना करने पर उसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो उसका बराबर होगा ए ट्रांसपोज को बी ट्रांसपोज से गुना करने पर। तो दोनों देख रहे हैं उल्टा, ए बी है तो यहाँ बी और ए का डैश है, यहाँ बी है तो ए और बी का डैश है। उसी तरह से तो इसको भी देख लेते हैं, मैं एक बताती हूँ, दूसरा आप खुद से कीजिएगा। तो हमारा कुछ 4 जो है वो कहता है हमारा गुण ये ट्रांसपोज का कि ए बी डैश बी डैश इंटू ए डैश, ए बी का यही मान लेते हैं, ठीक है। तो ए बी को आपस में जब हम गुना करते हैं, ए बी का क्या मान हम दिए 1 2 0 4 और बी का 5 1 2 3, दोनों को पहले आपस में गुना करके जोड़ते हैं। तो गुना करने के लिए तो अब तक आप सीख ही गए हैं, पहले वाले रो को पहले वाले कॉलम से गुना करेंगे, उसके बाद पहले वाले रो को सेकेंड वाले कॉलम से गुना करेंगे, ठीक है। 1 को 5 से गुना करेंगे 5, प्लस 0 को 1 से गुना करेंगे तो 0, 1 को 2 से गुना करेंगे 2, प्लस 0 को 3 से गुना करेंगे तो 0, 2 को 5 से गुना करेंगे तो 10, प्लस 4 को 1 से गुना करेंगे 4, 2 को 2 से गुना करेंगे 4, प्लस 4 को 3 से गुना करेंगे तो 12। का मान आ गया हमारा 4 2 14 एंड 16। अब इसका हम ट्रांसपोज निकालें तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में। तो 5 2 पहला पंक्ति है तो उसको पहले स्तंभ में, और 14 16 सेकंड पंक्ति है, दूसरा पंक्ति है तो दूसरे कॉलम में। ये आ गया हमारा ए बी डैश का मान। अब हम बी डैश और ए डैश का मान निकालते हैं। हमारा बी डैश और ए डैश क्या हो जाएगा, हमने निकाल रखा है यहाँ पे बी डैश ए डैश का मान। बी डैश है 5 2 1 3 और ए डैश का मान है 1 0 2 4। दोनों को जब हम गुना करेंगे उसी तरीके से गुना करेंगे, 5 को 1 से 5, प्लस 1 को 0 से 1, 5 को 2 से करेंगे 10, प्लस 1 को 4 से करेंगे 4, 2 को 1 से करेंगे 2, प्लस 3 को 0 से करेंगे 0, और 2 को 2 से करेंगे 4, 3 को 4 से करेंगे 12। इसका मान आ जाएगा हमारा 5 14 2 16। तो हमारा ये दोनों मान ए बी डैश का मान और बी डैश ए डैश का मान इक्वल है। तो हम कह सकते हैं कि ए बी डैश इक्वल टू बी डैश ए डैश, ये फॉर्मूला भी सीधे। और इसको याद रखना है क्योंकि इससे इस सब के गुणों का प्रयोग हमें प्रश्नावली जब एक्सरसाइज हम शुरू करेंगे तो उसमें हमें जरूरत पड़ेगा। तो हो गया। उसके बाद क्या कहता है सममित आव्यूह। सममित आव्यूह क्या होता है, साइमेट्रिक मैट्रिक्स, किसी आव्यूह का परिवर्त उसी आव्यूह के बराबर हो, अर्थात ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल हो तो वो एक सममित आव्यूह कहलाता है। मतलब अब इसको हम कैसे देखेंगे, तो इसका एक इजी मेथड, जैसे पहले हम आपको एग्जांपल लेके बताते हैं। सममित आव्यूह साइमेट्रिक, ए का मान हम लेते हैं
1 2 मतलब 1 1 ले लेते हैं। अब हम इसका ट्रांसपोज निकालते हैं। इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या आने वाला है हमारा। इसका ट्रांसपोज निकालने के लिए पहले रो को पहले कॉलम में लिखेंगे और दूसरे रो को दूसरे कॉलम में। 1 2 लिख रहे हैं ए डैश और ए इक्वल हो रहा है, तो ये एक साइमेट्रिक मैट्रिक्स है, मतलब सममित आव्यूह है। अब ये हम तुरंत जानेंगे कैसे। ए डैश निकालने से पहले भी हम जान सकते हैं कि ये एक साइमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं है। अगर 2/2 का आव्यूह है और इसके ये जिसे हम इंटरचेंज करते हैं ना, उसके मान अगर इक्वल हो, जैसे इन दोनों का मान इक्वल है, तो ये एक साइमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्योंकि चेंज तो यही होता है और ये दोनों तो जहाँ हैं अपने स्थान पे रहते हैं, तो उससे हम पता कर सकते हैं कि ये एक साइमेट्रिक मैट्रिक्स है। वही यहाँ पे बताया गया और 3/3 के मैट्रिक्स को लेकर बताया गया। तो 3/3 का एक मैट्रिक्स लिया गया जिसमें 3 2 7 2 5 9 और 7 9 4 एलिमेंट्स हैं, इसके अवयव हैं। और इसका ए डैश हमको ए ट्रांसफर पता करना है। तो जब हम इसका ए ट्रांसफर पता करेंगे तो 3 2 7 फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में लिखेंगे और थर्ड रो को थर्ड कॉलम में लिखेंगे। तो वही यहाँ किया गया, पर उसके करने के बाद भी यहाँ मान इक्वल आया है। जैसे ए का मान यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे भी 3, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे 7 है तो यहाँ पे भी 7 है, मतलब मान इक्वल है। ए डैश इक्वल टू ए है, तो ये एक साइमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब 3/3 के आव्यूह में भी हम ये जान सकते हैं बिना ट्रांसपोज निकाले हुए कि ये एक सममित आव्यूह है या नहीं है। तो उसके लिए क्या होगा, मुख्य विकर्ण पे जितनी भी एलिमेंट्स उसको छोड़कर अगर ऊपर के 3 एलिमेंट्स और नीचे के 3 एलिमेंट्स आपस इक्वल हैं, जैसे यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे 7 है तो यहाँ पे भी 7 है, और यहाँ पे 9 है तो यहाँ पे भी 9 है, अगर ये इक्वल हो ऐसे अगर ये इक्वल हो तो ये एक साइमेट्रिक मैट्रिक्स की पहचान है, मतलब एक सममित आव्यूह की पहचान है। उसी तरह 2/2 का भी यहाँ पे लिया गया है 0 2 2 0, और इसका जब हमने ट्रांसपोज निकाला तो हमारा वही मान आया जो बी का मान है। तो कैसे आया मान कि ये 0 0 तो है, ये दोनों तो चेंज होगा नहीं, और चेंज नहीं होगा, चेंज कौन सा होता है, ये दोनों चेंज होता है। अब ये दोनों का मान इक्वल है तो इक्वल चेंज करने से भी क्या फ़ायदा, वही मान रहने वाला ट्रांसपोज का जो उस मुख्य मैट्रिक्स का मान है। तो इसे सममित आव्यूह कहते हैं। अब हम आगे देखते हैं विषम सममित आव्यूह। विषम सममित आव्यूह एक वर्ग आव्यूह विषम सममित कहलाता है यदि ए डैश इक्वल टू माइनस ए हो तो। ए डैश इक्वल टू माइनस ए हो तो अब जो ये सममित और विषम सममित हम लोग पढ़ रहे हैं ना, ये आव्यूह एक वर्गाकार आव्यूह में ही संभव है। तो इसलिए हमेशा याद रखना है कि जब भी हम सममित और विषम आव्यूह या असममित आव्यूह की पहचान करने जाएंगे तो वो हमें सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि वो मैट्रिक्स एक वर्गाकार आव्यूह है या नहीं है। और वर्गाकार आव्यूह होने का क्या मेन बात है कि उसके m और n पंक्ति और स्तंभों की संख्या इक्वल होगी। तो यहाँ पे ए एक मान लिया गया है मैट्रिक्स का जिसका मान है 3/3 का ये मैट्रिक्स है 0 3 -5 -3 0 -9 5 9 0 है। अब इसका हम जब ट्रांसपोज निकालते हैं ना तो हमारा मान आता है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में चेंज करना है ना, तो वही फर्स्ट कॉलम में चेंज करा है तो उसी तरह की चेंज की, तो यहाँ पे हमारा मान गया 0 3 -5 -3 0 -9 5 9 0। अगर हम इससे माइनस कॉमन लेते हैं ना तो हमारा मान यहाँ पे ए का मान आ जाता है। बिल्कुल माइनस कॉमन लेंगे तो क्या ये प्लस में हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा, ये प्लस में तो ये माइनस में हो जाएगा और ये माइनस में हो जाएगा क्योंकि ये भी प्लस में, और ये दोनों प्लस में हो जाएगा, और ये 0 पे तो प्लस माइनस का फ़र्क पड़ता नहीं है। ऐसे करने के बाद हमारा जो ये मान है ये बिल्कुल मैट्रिक्स ए के इक्वल आया है। 0 -3 5 0 -3 5 3 0 9 3 0 9 -5 -9 0 -5 -9 0। तो इसे हम कह सकते हैं माइनस है आगे में और ये ए है, तो हम ए डैश इक्वल टू माइनस ए लिख सकते हैं। अब इसको भी